हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टूडेंट, आपका जो फर्स्ट पेपर है थीम्स इन कॉम्परेटिव पॉलिटिकल थ्योरी बीए थर्ड ईयर की जो आपकी बुक है, थर्ड ईयर की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, कोड है प्योरेस 301। तो आपकी इस बुक का पेपर है थीम्स इन कॉम्परेटिव पॉलिटिकल थ्योरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो मैंने अपनी वीडियो में आपको डिस्कस करके बता दिए थे, उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे चैनल पर आप चेक करेंगे तो प्रीवियस वीडियो में थोड़े ही पीछे जो है वो वीडियो दी गई है। सो आज हम एक क्विक रिवीजन करेंगे, एक जल्दी एक नज़र डालेंगे इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर। वैसे मैंने आपको जो है वो अपने चैनल पर गांधी जी व्यूज ऑन स्वराज टॉपिक नंबर 3 तक जो है वो कवर करवा दिया था, मींस कि 7 क्वेश्चन कवर करवा दिए थे। बट हम जल्दी से जल्दी एक बार जो है पॉइंट्स को रिवाइज करेंगे ताकि आपको पेपर में जो है वो कोई परेशानी ना आए, और हम एक जल्दी से एक छोटा सा रिवीजन इस वीडियो के द्वारा कर लेंगे अपनी बुक का। सो स्टूडेंट्स, आपको पेपर अटेम्पटेशन मैंने बता दी थी। अब हम बताएंगे आपको कि कैसे जो है ये आपके पॉइंट है। 11 क्वेश्चंस जो है वो मैं कवर करूंगी इस वीडियो में। अगर आपके लिए मेरी वीडियो आपके पेपर में हेल्पफुल रहेगी या हेल्पफुल रहती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। सो भारतीय राजनीतिक चिंतन की विशेषताएं या प्रकृति। सबसे पहले क्या है, अध्यात्म पर आधारित है। दूसरा है राजनीति एवं धर्म में तालमेल। मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, वीडियो काफी लॉन्ग बन जाएगी। एक्सप्लेनेशन चाहिए किसी क्वेश्चन की, कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उसी वक्त जो है वो वीडियो प्रिपरेशन की तैयारी कर दूंगी। नेक्स्ट है संस्थाओं पर विशेष बल। भारतीय राजनीतिक चिंतन पर सामाजिक व्यवस्था प्रभाव। नेक्स्ट पॉइंट है राजा के कार्यों का वर्णन। अब जो राजा के कार्यों का वर्णन जो है वो 4 भागों में विभाजित किया गया है। राजा की योग्यता एवं गुण, राजा की शिक्षा, राजा की दिनचर्या, वशानुगत राजतंत्र, और लास्ट पॉइंट है भारतीय राजनीतिक चिंतन में दंड नीति का महत्व। तो ये थी भारतीय राजनीतिक चिंतन की विशेषताएं। अब हम देखेंगे पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन की विशेषताएं। सो स्टूडेंट्स, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सो पहली विशेषताएं है राज्यों को महत्व, दूसरी है धर्मनिरपेक्ष राजनीति, तीसरी है अरस्तु के अनुसार राज्य का उद्देश्य मनुष्य के लिए श्रेष्ठ जीवन प्राप्त करना है, अतः उसका यह दायित्व है कि वह मनुष्य को भला और सद्गुणी बनाने और उसके नैतिक बौद्धिक गुणों को विकसित करने का प्रयत्न करे। फिर 4th पॉइंट है लोकतंत्र में आस्था रखता है कौन, पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन। नेक्स्ट है यूनानी धारणा में कानून की श्रेष्ठ था, राज्य एक समझौते का परिणाम, और 7th पॉइंट आ जाता है धर्म और राजनीति एक दूसरे से अलग। तो ये है पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन की विशेषताएं। पहले हमने पढ़ी भारतीय राजनीतिक चिंतन की विशेषताएं, फिर हमने पढ़ी पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन की विशेषताएं। अब हम पढ़ेंगे पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन और भारतीय राजनीतिक चिंतन में समानताएं, और उसके बाद हम अंतर पढ़ेंगे। सो पहले जो इसमें जो है वो समानताएं देखी जाती है कि वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक है। दोनों का ही विश्लेषण जो है वो अच्छी तरह से किया गया है। मानव जीवन के लिए दोनों ही उपयोगी है। मानव विकास में सहयोगी, परिवार को महत्व दिया गया है, राज्य को महत्व, लोकतंत्र को महत्व दिया गया है, व्यक्ति का विकास राज्य के अंतर्गत, स्वतंत्रता, समानता एवं न्याय, शिक्षा को महत्व, राजनीतिक शिक्षा एवं जागरूकता। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको जो है वो हेल्पफुल रहे जो मेरे नोट्स हैं। और ठीक है, ये हमने पढ़ ली इसके विशेषताएं, राज्य का महत्व, पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन और भारतीय राजनीतिक चिंतन, समानताएं भी पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे इसमें जो है वो अंतर। तो पहला अंतर जो पाया जाता है वो है कि भारतीय राजनीतिक चिंतन भारतीय व्यवस्था तथा पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन जो है केवल पाश्चात्य राजनीतिक व्यवस्था पर आधारित है। भारतीय राजनीतिक चिंतन आदर्शवाद, जबकि पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन काल्पनिक एवं भौतिकवाद पर आधारित है। क्षेत्र के आधार पर अंतर, राजनीति एवं धर्म के आधार पर अंतर, धर्मपेक्षा के आधार पर अंतर। भारतीय राजनीतिक चिंतन में केवल जहां भारतीय चिंतकों के विचारों को ही शामिल किया गया है, वही पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में कई देशों के चिंतकों के विचारों को जो है वो शामिल किया गया है। साध्य एवं साधन की पवित्रता के आधार पर अंतर। तो ये हो गया आपका टॉपिक नंबर 1 क्लियर। राजनीतिक चिंतन से आप क्या समझते हैं, भारतीय पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन की विशेषताओं तथा अंतर का वर्णन करें। आपकी इसके साथ ही आई थिंक यूनिट नंबर जो है वो 1 भी कवर हो जाती है। वैसे मैंने ये आपका टॉपिक जो है वो अपनी प्रीवियस वीडियो में भी कवर किया है, जिसमें आपको मैं यहाँ पर अपने नोट्स दिखा देती हूँ।
ये है भारतीय राजनीतिक। यहाँ पर मैंने फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो डाली है इसकी, तो आपको ये वीडियो जो है वो मेरे चैनल पर जो है वो प्रोवाइड की गई है। अब हम देख लेते हैं जौन लोग के अधिकारों संबंधी विचार। तो जौन लोग के प्राकृतिक अधिकार जो दिए गए हैं, सबसे पहला है जीवन का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है संपत्ति का अधिकार। ये भी मैंने एक्सप्लेनेशन वीडियो डाली है। जौन लोग के अधिकारों संबंधी आलोचना, प्राकृतिक अवस्था ना ऐतिहासिक है और ना ही प्राकृतिक, राज्य के अभाव में अधिकार अर्थ है, संपत्ति का अर्थ स्पष्ट नहीं, विरोधाभास। फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मिल के स्वतंत्रता के आधार। व्यक्ति अपने शरीर व मन का स्वामी है। मनुष्य के कार्यकलाप का सब संबंधी और पर संबंधी में विभाजन। मिल की स्वतंत्रता नकारात्मक, समाज की व्यक्ति प्रधान या आणविक धारणा। फिर आपका आता है नेक्स्ट मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचारों की आलोचना। सबसे पहले आलोचना है कि व्यक्ति मन और शरीर का स्वामी नहीं है, उचित नियंत्रण स्वतंत्रता के पोषक, मानव कार्य विभाजन संभव नहीं, समाज आणविक नहीं हो सकता, स्वतंत्रता नकारात्मक नहीं। फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो भी प्रोवाइड की गई है, ये सिर्फ मैं पॉइंट पढ़ रही हूँ। एक्सप्लेनेशन वीडियो मेरे चैनल पर आपको दी गई है। स्वतंत्रता और उत्तरदायित्व के संबंध में मौन सेलाइन, सरकार को प्रतिबंध लगाने के व्यापक अधिकार, पिछले देशों की स्वतंत्रता क्यों नहीं, मिल के स्वतंत्रता की परिभाषा संगतपूर्ण नहीं। तो ये है आपके मिल के स्वतंत्रता संबंधी जो है वो विचारों की आलोचना। तो एक क्वेश्चन आपको आया था प्रीवियस ईयर में कि मिल को स्वतंत्रता का खोखली स्वतंत्रता का पैगंबर क्यों कहा जाता है, तो इसके 4 चरण है, वो भी एक्सप्लेन किए गए। नेक्स्ट है प्रोफेसर वारकर ने मिल की स्वतंत्रता के सिद्धांत को विरुद्ध आरोप एक पक्षीय प्रतीत होते हैं, इसके भी आपको पॉइंट दिए गए हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत अथवा राज्य के तत्व। पहला है स्वामी अथवा राज्य, 7 सप्तांग सिद्धांत है। दूसरा है अमत्य एवं मंत्रिमंडल। नेक्स्ट है जनपद, प्रदेश या जनसंख्या। नेक्स्ट है दुर्ग, औदिक दुर्ग, पर्वत दुर्ग, धनावत दुर्ग और वन दुर्ग। तो दुर्गों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। जनपद मीन्स की जहाँ जनपद जो है जहाँ पर लोग रहते हैं, तो प्रदेश और जनसंख्या, ये भी मैंने एक्सप्लेनेशन वीडियो डाली है, पॉइंट्स को जल्दी से देख लेते हैं। नेक्स्ट है कोश, दंड व्यवस्था एंड लास्ट मित्र। फिर आता है कौटिल्य के अनुसार राज्य की शक्तियों और कार्यों का वर्णन करो। पहला है भारी आक्रमणों से सुरक्षा, दूसरा है शांति व व्यवस्था, तीसरा है प्रजा की रक्षा, चौथा है कृषि, पशुधन की रक्षा एवं वृद्धि, व्यापार, वन्य एवं खान्य, राज्य का विस्तार, शिक्षा, सामाजिक सांस्कृतिक एवं परोपकारी कार्य। फिर से मैं आपको पॉइंट बता देती हूँ। बाहरी आक्रमण से सुरक्षा करना है किसकी, राज्य की, शांति व्यवस्था बनाए रखना है राज्य की, प्रजा की रक्षा करना है राज्य के प्रजा की, कृषि जो राज्य में जो कृषि है वो, पशुधन की रक्षा या वृद्धि करना है, व्यापार करना है, वन एवं खाने अधिक खोलनी है, राज्य का विस्तार करना है, शिक्षा, सामाजिक सांस्कृतिक के परोपकारी कार्य। फिर आता है राज्य की शक्तियां और कार्य। पहला है आपका प्रजा का कल्याण, वर्णाश्रम धर्म की रक्षा, शांति व व्यवस्था बनाए रखना, नियुक्ति संबंधी कार्य, कानून निर्माण, न्यायिक कार्य, दंड की व्यवस्था, वित्त संबंधी कार्य, आर्थिक कार्य। क्या क्या कार्य हैं या शक्तियां दी गई हैं, आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले सकते हैं, नहीं तो आप मेरे को कमेंट कीजिएगा, मैं इसकी जो है वो फोटो इंस्टाग्राम पर या टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगी। सामाजिक कल्याण संबंधी कार्य और युद्ध करना। फिर आता है क्या कौटिल्य का राजा निरंकुश है, कई बार ये पेपर में 10 नंबर के लिए पूछा जाता है। प्रजा का सुख ही राजा का सुख, शिक्षा, कठोर दिनचर्या, धार्मिक नियम और रीति रिवाज। कठोर दिनचर्या, उसने राजा की दिनचर्या को जो है 4 भागों में विभाजित किया था। मंत्री परिषद का नियंत्रण, प्रजा के हाथ में वित्तीय अधिकार, स्थायी संस्थाएं, ब्राह्मण और पुरोहित, न्यायिक दंड, सत्य, न्याय और धर्म, और इन लास्ट आपका आ जाता है जनमत। इसकी जो है वो भी मैंने एक्सप्लेनेशन वीडियो कौटिल्य की जो है वो पूरा आपको बताया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये जो मेरी कार्य और राजा के कार्य, तत्व, सब कुछ जो है वो दुर्ग, सब कुछ जो है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं अपनी वीडियो में। नेक्स्ट आपका टॉपिक आ जाता है तिलक जी के स्वराज प्राप्ति के लिए किन किन 4 साधनों का वर्णन किया है। स्वदेशी का प्रचार किया है उन्होंने, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार पर बल दिया है, शांतिपूर्ण निष्क्रिय विरोध और राष्ट्रीय शिक्षा।
नेक्स्ट हमारा आ जाता है महात्मा गांधी जी के स्वराज्य संबंधी विचारों का वर्णन करें। पुलिस या सैनिक शक्ति को इतनी अधिक आवश्यकता नहीं, धर्मनिरपेक्ष समाज की स्थापना की है, लोकतंत्र सिद्धांत पर आधारित लोकतंत्र, पंचायत की स्थापना, शक्ति का विकेंद्रीकरण किया है, बड़े उद्योगों के स्थान पर गृह उद्योग स्थापित करना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अहिंसा पर आधारित, अमीरों से बलपूर्वक फालतू धन या संपत्ति छीन लेने के समर्थक नहीं। ये भी मैंने अपनी वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं आपको। वैसे गांधी जी के व्यूज ऑन स्वराज, ये आपका लास्ट टॉपिक था और इसमें जो है वो पॉइंट थोड़े अलग है और ये मैंने पॉइंट जो है वो थोड़े आपको इजी करके बताए हैं, जबकि इसमें जो है वो थोड़े पॉइंट जो है वो अलग है, थोड़ा ही अलग है, वैसे सेम ही है। जैसे राजनीतिक आर्थिक भ्रष्टाचार का अंत, तो लास्ट में महात्मा गांधी जी कहते हैं कि मेरे सपनों का स्वराज्य गरीब का स्वराज्य भी है। तो ये थे गांधी जी के व्यूज ऑन स्वराज्य। नेक्स्ट आता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सामाजिक न्याय संबंधी विचार। पहला है वर्ण व्यवस्था का उन्होंने विरोध किया, जाति व्यवस्था का जमकर विरोध किया, छुआछूत का विरोध किया, लिंग समानता पर बल, लैंगिक समानता पर बल, निम्न वर्ग के उत्थान पर बल, हिंदू कोड बिल का समर्थन, समानता के आधार पर समाज की स्थापना पर बल, दलितों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व की मांग, धर्मनिरपेक्षता का समर्थन, संविधानवाद का समर्थन, 3 विचारों पर बल दिया उन्होंने, सार्वजनिक स्थलों के प्रयोग की स्वतंत्रता और हरिजन शब्द का विरोध। तो ये इसके 13 पॉइंट आ जाते हैं। नेक्स्ट है डॉक्टर राम मोहन लोहिया के जीवन परिचय। तो प्रारंभिक जीवन व परिवार के बारे में पहले आपको बताया गया है, फिर शिक्षा, राष्ट्रसंघ की बैठक में शामिल होना, वतन वापसी 1933 में वो वतन को वापस आए थे, राजनीतिक जीवन का आरंभ, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान गतिविधियां, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में उनका भाग, लोहिया लाहौर जेल में, भारत विभाजन का विरोध, देशी रियासतों के भारत में विलय पर बल। और लास्ट आपका आता है सरदार पटेल के राष्ट्रीय एकीकरण संबंधी विचार। सरदार पटेल के विषय में आप पहले लिखेंगे एकीकरण के लिए उनके प्रयास, जूनागढ़ और हैदराबाद की रियासत, कश्मीर समस्या और सरदार पटेल, खेड़ा संघर्ष और बारडोली सत्याग्रह। लास्ट में आप लिखेंगे निष्कर्ष। तो स्टूडेंट ये था आपका, मैंने पूरी की पूरी बुक को जो है वो इस वीडियो के द्वारा कवर करने की कोशिश की है। जितने भी क्वेश्चंस है जो भी है वो मैंने लास्ट तक कवर किए हैं। अगर आप अपनी बुक को देखेंगे तो यही जो है वो आपके टॉपिक आते हैं इस बुक में। अगर आपके लिए मेरी वीडियो हेल्पफुल रहती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। आपका एक छोटा सा कमेंट भी मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।